ओम साई राम। मेरा नाम जूही है और आज मैं बाबा के साथ मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। बाबा को मैं 2005 से जानती हूँ। उस वक्त मेरा फ़र्स्ट जॉब था और जिस फर्म में मैं काम करती थी मैं उस जॉब से बहुत खुश नहीं थी एंड आई वांटेड टू चेंज। सो मेरी एक कॉलीग ने मुझे बताया कि आप थर्सडे को साईं बाबा का टेंपल है लोधी रोड पर दिल्ली में, वहाँ जाओ और एक धागा बांधो और जो तुम्हारी विश है वो बताओ, और जब वो विश पूरी हो जाए तो फिर वो धागा खोल देना। तो मैंने ऐसे ही किया। एक थर्सडे को मैं गई, मंदिर के दर्शन किए, फिर वहाँ पे मैंने एक धागा बांधना, द्वारका माई के जाली के ऊपर एक धागा बांधा और अपनी विश बता दी। फिर मेरी वो विश पूरी हो गई। तो इसी तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बाबा के साथ। लेकिन इसके बाद भी मतलब बाबा ने मेरी विश पूरी करी, बट मैं बाबा की भक्त नहीं बनी। मेरे को बस ये पता था कि बाबा ने मेरी विश पूरी करी। फिर मेरी बहन, जो मेरी बड़ी बहन है, उसका थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था। तो मैंने ना उसको कहा कि बहन हम ना लोधी रोड के टेंपल पे चलते हैं थर्सडे को, वहाँ तेरे लिए ना थ्रेड बांधते हैं और फिर जब विश पूरी हो जाएगी तो थ्रेड खोल देंगे। तो वो भी मान गई। फिर हम दोनों फिर एक थर्सडे को इवनिंग में गए, वहाँ हमने थ्रेड बांधा, अपनी विश बताई बाबा को। फिर उस दिन ना थर्सडे था या क्या था, इवनिंग आरती का टाइम था और मंदिर में ना बहुत भीड़ थी और आरती के टाइम इतनी एनर्जी थी कि मैंने ऐसी एनर्जी देखी ही नहीं। तो ये मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। तो मैं और मेरी बहन, वी वर बोथ वेरी टच्ड बाय दैट एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द आरती। और एक चीज़ मुझे और जो मैंने नोटिस करी कि वहाँ बाबा के मंदिर में ना सब तरह के लोग थे, अमीर गरीब, हर किसी जाति के। मतलब कि ऐसा था जैसे बाबा ना सभी के भगवान थे। तो ये और एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फिर हम दोनों, मेरा और मेरी बहन, धागा बांध के वापस आ गए। फिर कुछ टाइम बाद जो हमने विश मांगी थी वो भी पूरी हो गई। तो मेरी बहन तब बॉम्बे में रहती थी, वो जब दिल्ली वापस आई तो मेरे को एकदम से याद आया कि कि हमने बाबा के मंदिर में धागा बांधा था और क्योंकि हमारी विश पूरी हो गई है अब हमें धागा खोल देना चाहिए। फिर मैं और मेरी बहन दोबारा मंदिर गए और हमने वो धागा खोल दिया। लेकिन इसके बाद मेरी बहन की शादी हुई थी, मतलब हमने मेरी बहन की शादी के लिए विश मांगा था। तो मेरी बहन की जहाँ शादी हुई ना, वो भी बाबा के डिवोटीज थे। मतलब कि दे एकदम मतलब वो शिरडी जाते थे, ऐसा था। हम लोग तो शिरडी जाते भी नहीं थे, बाबा वॉज वेरी न्यू टू अस, बट वो शिरडी भी जाते थे। तो दे वर ऑल्सो डिवोटीज ऑफ बाबा इन सम सेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई, फिर मैं भूल गई। फिर 2009-10 में मैं बॉम्बे गई ऑन एक नौकरी पर। तो वहाँ पे भी मेरा टफ़ टाइम ही चल रहा था। तो आई थिंक 2012 और 13 के आसपास मेरी बहन ने ना मुझे एक छोटी बाबा की फ़ोटो दी और मुझसे कहा कि तुम ना सुबह शाम ना दिया लगाया करो। तो मैं वो लगाती थी, बट मैं ना तब बाबा की ऐसी ना डिवोटी नहीं बनी थी। उसी वक्त मेरी बहन ने मुझे ये भी कहा कि उसने मुझे साई सच्चरित्र का एक सॉफ्ट कॉपी दिया, उसने कहा तुम ये पढ़ो। तो फिर मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो वीकेंड पे वो बुक पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ते पढ़ते कई साई सच्चरित्र में कई बार एक लेपर डिवोटी का भी मेंशन है, भागोजी शिंदे। तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं मेरे मन में क्यों आया कि मुझे ना कुछ दान करना चाहिए। फिर ये हुआ कि कहाँ दान करूँ। तो जब मैं साई चरित्र पढ़ रही थी तो मैंने ऐसे ही देखा, मैं बॉम्बे के पास एक जगह थी ट्रॉम्बे, वहाँ पे एक ना लेप्रेसी हाउस था। तो वो उसका मुझे फ़ोन नंबर और एड्रेस मिला और ये साई चरित्र पढ़ते पढ़ते ना मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मैं वहाँ जाके कुछ डोनेशन करूँ। मैं वहाँ जाने लगी और ऐसे करके ना हर मंथ के बिगनिंग में मैं वहाँ जाती थी। जो भी मुझसे बन पड़ता था वो डोनेट करती थी। तो फिर बाद में उन्होंने लेप्रेसी हाउस में जो एडमिन था, उन्होंने मुझे बताया कि वो कहीं से बल्क ड्रग्स ख़रीदते हैं, तो मैं उनके लिए बल्क ड्रग ला सकती हूँ क्योंकि मैं तो फार्मेसी से ख़रीदती थी। तो वो ब्रांडेड ड्रग्स होते थे तो उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। तो फिर मैं वो बल्क ड्रग जो भी मेरा बजट होता था उसके हिसाब से ख़रीदने लगी। लेकिन जब मैं उस इंसिडेंट के बारे में सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जब मैंने वो लेप्रेसी होम में जाना शुरू किया उसके बाद से मेरे ऑफिस में चीज़ें इम्प्रूव होने लगी। इम्प्रूव कैसे होने लगी, मतलब मेरा और मेरे बॉस का बहुत बनता नहीं था। लेकिन फिर मेरे बॉस ने ना मुझे कम्प्लीटली इग्नोर ही करना शुरू कर दिया। तो मैं टाइम से ऑफिस जाती थी, टाइम से घर आती थी, वो मुझे कुछ कहता ही नहीं था।
तो इस तरीके से आई वॉज मोर पीसफुल। तो लेकिन ये हुआ, फिर मैंने आई टूक अ ट्रांसफ़र टू दिल्ली और मैं दिल्ली आ गई। फिर दिल्ली आ गई तो भी मैं बाबा को दिया लगाती थी ये, बट भक्ति नहीं जागृत हुई थी। फिर 2006 में 16 में मैंने एक और मतलब 2014 में एक नया जॉब शुरू किया। फिर 2016 में मैंने उस जॉब से भी रिज़ाइन कर दिया, बहुत आउट ऑफ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो अगस्त 2016 में मैंने उस जॉब से रिज़ाइन किया। उसी टाइम पर मतलब इन जुलाई अगस्त मेरी बहन ना जो यूके में रहती थी, वो एक बाबा की ना पेंटिंग बना रही थी। तो उसको ना समझ में नहीं आ रहा था कि वो पेंटिंग ये किसको दे। तो उसको बाबा ने ही ऐसा कहा कि तुम ये पेंटिंग जूही को दो। तो वो पेंटिंग बनाते हुए उसको ऊपर, जैसे बाबा की हर जगह बाबा के आस पास लिखा होता है श्रद्धा सबूरी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो श्रद्धा लिखे या सबूरी, श्रद्धा सबूरी लिखे या फेथ एंड पेशेंस लिखे। फिर बाबा ने मंजरी को मेरी बहन को बोला कि तुम फेथ और पेशेंस लिखो, क्योंकि जूही को इन दोनों की ज़रूरत है। और बाबा ने उसे एक और बात बोली कि तुम ना जूही से ना उसके जॉब के बारे में कुछ डिस्कशन मत करना। फिर मंजरी मेरी बहन जो है वो यूके से दिल्ली आई और उसने मुझे ये पेंटिंग गिफ्ट करी, और जहाँ उसने बोला था वो पेंटिंग वहाँ पे अभी तक लगी हुई है। और फिर उसने मुझे ये भी बताया कि बाबा ने उसे कहा कि, और मैंने उसे अपने रेजिग्नेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने मुझे बताया कि बाबा ने उससे कहा है कि तुम जूही से उसके जॉब के बारे में कुछ मत बात करना। तो मतलब आज मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि देखो, बाबा पहले से ही सोचा था कि जूही को इस बात से कष्ट होगा, तो उससे इस बारे में कोई बात मत करना, कोई जजमेंट मत प्रेजेंट करना कि उसने क्यों रिज़ाइन किया या अब क्या होगा, कुछ नहीं। फिर जब वो पेंटिंग मेरे रूम में आई ना, तब से ना मेरा एक बाबा के साथ ना कनेक्शन होना शुरू हो गया। पता नहीं, वो पेंटिंग आई तो मैं उसे देखती थी, तो एक दिन मुझे लगा कि अरे अब आप आए हो तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने ना दिया लगाना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा चलो आरती करूँगी। मुझे बाबा के बारे में, कुछ आरती के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, मुझे कुछ मराठी नहीं आती थी, कुछ नहीं पता था मुझे। फिर ऐसे ही, क्योंकि उस वक्त मैं रिज़ाइन कर चुकी थी, मेरे पास खाली समय था, तो मैं यूट्यूब पे पता नहीं आई फंबल्ड अपॉन सम आरतीज़ ऑफ बाबा। तो मैंने 2-3 आरती सुनी, उसमें से एक आरती थी जो बहुत छोटी थी, वो शेज आरती थी। तो मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं था, तो मैं ना सुबह शाम ना यूट्यूब पे दिया लगाती थी और शेज आरती ही करती रहती थी। तो मेरी बहन ने फिर मुझे बताया, अरे शेज आरती बाबा को सुलाने के लिए होती है, तो उसे तुम शाम को ही क्या करो, सुबह तुम काकड़ आरती क्या करो। तो ऐसे मैंने आरती करना शुरू किया। फिर मैं मंदिर कभी कभी जाती थी ना, तो मैं देखती थी कि लोग ना सब इतने बाबा के भक्त ना इतने मग्न होके आरती गाते थे, और उन्होंने ना सारी आरती मुँह ज़बानी आती थी। तो मुझे लगता था काश मेरे अंदर भी वही भाव हो, जिस भाव से वो मगन होकर आरती गा रहे हैं, और मैं भी बाबा की आरती गा सकूं। अब तब से अब में ये है कि मेरे को बाबा ने अपनी चारों आरती सिखाई। मैं वो बाबा की जब आरती मंदिर में होती थी, मैं पेपर में पढ़ पढ़ के गाती थी, या घर पे भी करती थी, तो यूट्यूब में के साथ बैकग्राउंड में यूट्यूब में आरती चलती थी और मैं आरती की बुक में से पढ़ती थी। और ऐसे कर करके बाबा की मुझे आज सारी आरती मतलब बाबा ने सिखाई हैं, जो भी मैं रोज़ करती हूँ वो तो मुझे मुँह ज़बानी याद है। फिर 2016 में ही 16 और 17 मतलब अगस्त 2016 से लेकर सितंबर 2017 तक मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई काम नहीं था। लेकिन तब भी मैं ना खुश रहती थी, मतलब मेरे को डिप्रेशन है सच नहीं होता था। कभी कभी मेरे को चिंता होती थी कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को कुछ करना है या नहीं करना है। तो इसी डिप्रेशन में ना मैं मतलब इसी क्वेश्चन के साथ एक दिन ना मैं बाबा के मंदिर गई। मैंने कहा बाबा चलो ठीक है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, ये इट्स ओके, बट मेरा कर्म क्या है, मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। तो तब मैं ना मंदिर जाके ना जनरली साई सच थोड़ी देर बैठती थी और साई सच्चरित्र खोल के जो भी पेज आता था वो पढ़ती थी। तो उस दिन जो पेज आया उसमें एक लाइन ऐसे लिखी हुई थी कि जो मेरे भक्त होते हैं या जो मेरी भक्ति करते हैं उनके कर्म मैं खुद ही करता हूँ। तो इस तरह से बाबा ने मेरा आंसर किया क्वेश्चन कि तेरे कर्म मैं खुद ही करूँगा। मैं वापस आ गई। फिर एक दिन और मैं उसी टाइम फ्रेम में ना मंदिर गई, तो ना मैंने पोथी खोली, तो उसमें एक स्टोरी आई कि एक बार बापू साहेब बूटी को नाना देंगले करके एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो बताते हैं कि आज तुम्हारी ज़िंदगी को खतरा है और आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तो बापू साहेब बूटी बहुत चिंता में आ जाते हैं। जब वो मस्जिद जाते हैं तो बाबा उनसे कहते हैं, अरे बापू साहिब क्या तुम्हें नाना देंगले ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो
ये स्टोरी मैंने पढ़ी तो मैंने बाबा को अपने मन में बोला, बाबा आपने मुझे ये स्टोरी क्या बताया, क्यों पढ़ाई आज। खैर मैंने साई सैटरडे तो बन गया, मैं घर आई, मैंने घर के सामने गाड़ी पार्क करी और मैं गाड़ी से उतरी। तो हमारे घर के ही नेक्स्ट प्लॉट में एक पार्क है, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कई बार लेदर की बॉल से क्रिकेट खेलते हैं। तो जब मैं अपनी गाड़ी से उतरी और मैंने एक कदम ही चला होगा, वहाँ पेड़ों, पार्क में से पेड़ों के बीच में से एक लेदर बॉल आई और उसने मेरी आँख को, राइट आई को बहुत ज़ोर से हिट किया और उस फोर्स से मेरे हाथ में जो भी सामान था वो गिर गया और इट हिट मी रियली हार्ड। तो मैं क्योंकि अपनी आँख नहीं देख सकती थी, लेकिन उसमें दर्द तो हुआ, लेकिन मेरी आँख खुल पा रही थी। तो मैं वहाँ पार्क में गई और मैंने उन बच्चों से कहा कि तुम ऐसे लेदर की बॉल से कैसे खेल सकते हो। उनसे मेरा काफ़ी झगड़ा भी हुआ। उस वक्त घर पे कोई नहीं था, तो 1 या 1.5 घंटा मैं पार्क में ही थी उन बच्चों के साथ। फिर मेरी मम्मी फिजियोथेरेपी के लिए गई हुई थी, वो वहाँ से लौटते हुए पार्क से आ रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा और फिर उन्होंने मेरी आँख देखी। वो मेरी आँख ना एकदम ब्लड शॉट रेड हो चुकी थी। फिर वो मेरे को डॉक्टर के लेके गई, तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि ना तुम आज बच गए हो। तब मुझे याद आया कि बाबा ने मुझे पहले ही वार्निंग दे दी थी कि आज तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, और फिर वो वार्निंग के बाद उन्होंने मेरे को प्रोटेक्शन भी दी, जस्ट एज उन्होंने बापू साहिब बूटी को दी, उनको वार्निंग एस्ट्रोलॉजर ने दी और बाबा ने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा और तुम भयभीत मत हो, ऐसे उन्होंने मुझे वार्निंग दी और फिर मुझे प्रोटेक्शन भी दी। फिर उसी टाइम पे मेरे और भी कई सारे बाबा के एक्सपीरियंसेस हुए। फिर इवेंचुअली 2017 की बिगनिंग में मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो यूके की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो इंडिया आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जूही देखो तुम कुछ कर तो रही नहीं हो, तुम ऐसा करो तुम PhD कर लो, और क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब तो तुम्हारे लिए बनानी है, इट इज़ बेटर कि तुम टीचिंग में चली जाओ। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं PhD के लिए अप्लाई करूँगी। तो जब मैं PhD की एप्लीकेशंस देख रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो मास्टर्स है वो यूके में रिकग्नाइज नहीं है, तो अगर मुझे PhD करनी है पहले मुझे एक मास्टर्स करना पड़ेगा, और PhD भी मैं विदाउट स्कॉलरशिप नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने ये बात अपने ब्रदर इन लॉ को बताई, तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि देखो तुम एक मास्टर्स कर लो, कंसीडर कि ये तुम अपने अंदर इन्वेस्ट कर रही हो। तो मैंने फिर मास्टर्स के कोर्सेज ढूंढने शुरू करे। अब मैं फाइनेंस में ऑलरेडी एक मास्टर्स कर चुकी थी इंडिया में, तो मैं वैसा ही कुछ नहीं दोबारा पढ़ना चाहती थी। तो फिर मैं जब सर्च कर रही थी तो मुझे एक कोर्स मिला जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में था। तो उस टाइम में मैं, क्योंकि बाबा की नई नई भक्त बनी थी और वैसे भी मैं अपने कोई डिसीजंस ले नहीं पाती हूँ, तो मैं बाबा पे छोड़ देती हूँ बिकॉज मुझे कुछ पता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस वक्त मैं ना बाबा को ना चिट डालती थी, मेरा कोई भी क्वेश्चन होता था, जो वो जवाब देते थे मैं जनरली वही कर लेती थी। मैं कुछ और करती थी या दोबारा चिट डालती थी ना, तो उससे और मेस्ड अप हो जाती थी। तो उस वक्त मैंने बाबा को चिट डाल के पूछा कि मैं ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग के कोर्स के लिए अप्लाई करूँ या नहीं। तो बाबा ने, मेरा जवाब आया यस। तो मैंने ना एप्लीकेशन भर दी। तो वो कोर्स 3 यूनिवर्सिटीज़ में था, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी तो लेस्टर में थी और 2 और सिटीज़ में थी यूके की। लेकिन लेस्टर में बाबा का एक मंदिर था, और वो जो लेस्टर की यूनिवर्सिटी थी उसमें एक प्रोफेसर था जिसका प्रोफाइल बहुत अच्छा था। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को ये बताया, तो ब्रदर इन लॉ मेरे बोले कि तुम ऐसा करो, तुम ना लेस्टर में एडमिशन लो, क्योंकि एक तो वहाँ पे बाबा का मंदिर है, तो तुम्हें कभी होम सिक नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि वो जो प्रोफेसर है उसका प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। तो मैंने उस कोर्स के लिए लेस्टर में अप्लाई कर दिया। लेकिन मैंने अप्लाई तो कर दिया, बट मैं बाद में फिर कंफ्यूज हो गई कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो मैं कुछ कर ही नहीं रही थी, मतलब अप्लाई कर दिया था, मुझे फ़ीस डिपॉजिट करनी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया और मुझे ना उन्होंने 2 घंटे तक समझाया। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं जाऊँगी लेस्टर। और तो मैंने अपने मम्मी पापा को उस रात को बताया कि मैं जाना चाहती हूँ। तो मेरी मम्मी तो काफ़ी उदास हो गई थी, क्योंकि तब घर में मैं, मम्मी और पापा ही थे, और अगर मैं चली जाती तो मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हो जाते। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि मैं सुबह मंदिर जाऊँगा और मंदिर से आके तुम्हें बताऊँगा अपना डिसीजन। तो पापा सुबह मंदिर गए, मंदिर से आए तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है, 1 साल की बात है, तुम लेस्टर चली जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फ़ीस पे कर दी और फिर मैं यूके से लंदन पहुँच गई।
फिर लंदन में अपनी बहन के साथ 4-5 दिन रही। फिर बाबा ने मेरी बहन को कहा कि जूही को बोलो 27 को वो लेस्टर चली जाएगी। मतलब आई थिंक मैं यूके जाके बीमार पड़ गई थी 3-4 दिन। फिर जब मैं ठीक हो गई थी तो मेरी बहन और मैं बाबा के मंदिर गए लंदन में। तो मंदिर से जब बाहर निकले तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि उससे बाबा ने कहा है कि जूही को बोलो 27 को वो चली जाएगी। और आई थिंक वो 26 मॉर्निंग था जब मंजरी को मेरी बहन को ऐसा आया कि बाबा ने कहा उसे 27 को चले जाओ। तो मैंने कहा कि अच्छा बाबा बोल रहे तो जाना पड़ेगा, लेकिन मैं रहूँगी कहाँ, क्योंकि मेरे को जो मेरी अकोमोडेशन मिलने वाली थी वो 1 अक्टूबर से मिलने वाली थी। तो हमने मेरी बहन बोली अच्छा होटल में रह लेंगे। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई कैसे होगा। तो मेरी बहन ने ना वहीं मंदिर के बाहर खड़े होकर ही मेरे लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया। तो मेरा लैंडलॉर्ड बोले कि हाँ हाँ तुम 27 को आ जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे रूम में रह रहा था ना वो पहले ही खाली करके चला गया। तो ये भी हमारे लिए सरप्राइज़ था कि मतलब मेरे को 1 को मिलना था, लेकिन बाबा ने बोला 27। और बाबा ने पहले ही अरेंज भी कर लिया कि जो लड़का मेरे से पहले रह रहा था वो पहले ही छोड़ के चला गया, तो वो रूम भी वेकेंट था। फिर मैं लेस्टर पहुंच गई। लेस्टर जाके मैंने फर्स्ट डे अपना सामान वामान लगाया और फिर मैंने अपना यूनिवर्सिटी का थोड़ा काम किया। फिर लेकिन ना मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे बाबा का टेंपल था। मैंने गूगल मैप पे बाबा का टेंपल का लगाया रास्ता और मैं मंदिर पहुँच गई। फिर मंदिर जाके मैं रोई, बहुत उदास थी कि बाबा मैं यूके में कर क्या रही हूँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। एनीवे फिर मेरा एक नियम हो गया लेस्टर में कि मैं रोज़ सुबह वहाँ पे काकड़ आरती 8:30 बजे होती थी। मैं अपना सुबह सुबह मंदिर पहुँच जाती थी, काकड़ आरती करती थी, उसके बाद अपनी क्लासेस अटेंड करती थी और फिर लंच के लिए बाबा के पास आती थी, मंदिर में लंच करती थी बाबा के साथ और फिर वापस लाइब्रेरी चली जाती थी या अपनी क्लासेस अटेंड करने। तो जब मैं सुबह मंदिर जाती थी तो वहाँ पे ना एक लेडी एक डिवोटी थी, वो एक दिन मेरे पास आई। वो बोली कि हम हर थर्सडे को बाबा के लिए पूरी बनाते हैं, तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगी पूरी बनाने में। मैंने कहा हाँ करूँगी। तो ऐसे करते करते ना मुझे मंदिर में ना सेवा मिलने लगी। फिर बाबा ने मुझे इतना अपने में रमाया कि मैं वीकेंड पे ना मंदिर जाती थी, अर्ली मॉर्निंग जाती थी और दोपहर तक वहीं पे रहती थी और फिर आती थी। तो मतलब मुझे ना मतलब होम सिकनेस मुझे इतना फील नहीं होता था, क्योंकि मैं बाबा के साथ रहती थी, उन डिवोटीज़ के साथ रहती थी। वो मुझे अपने जैसे लगते थे, मतलब इंडियंस थे वो सब। और वो फीलिंग आती थी कि बहुत बहुत ऐसा नहीं लगता था मैं किसी पराए देश में या कहीं बहुत दूर रह रही हूँ। फिर लेस्टर में ही एक दिन एक एक्सपीरियंस और हुआ था। मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें से एक एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं मंदिर में ऐसे ही सेवा करती थी तो मैं एक आरती ज़रूर अटेंड करती थी मंदिर में, चाहे वो काकड़ आरती हो या मध्याह्न आरती हो या धूप आरती हो या शेज आरती हो, कोई एक आरती करती थी। तो उस दिन ना इंडिया होली थी, तो मैं यूके में अपने जैसे उठी सुबह तो मेरे बेड के सामने मेरी कबर्ड थी, वहाँ पे बाबा की एक फ़ोटो थी। तो उसे देख के मैंने बाबा कहा, मैं होली ऐसा सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, लेकिन उस दिन मेरा मन था, मे बी क्योंकि मैं घर से दूर थी इसीलिए मेरा मन था। मैंने कहा बाबा मेरे को ना आपके साथ होली खेलनी है, लेकिन मेरे पास चंदन नहीं आया, अगर होता तो मैं ज़रूर लगाती आपको। तो मैंने ये बोला। उसके बाद मैं मंदिर चली गई अपना, तो वहाँ पे मध्याह्न आरती थी। मध्याह्न आरती के बाद फिर मैंने बाबा को ये बोला, बाबा मेरे पास ना चंदन नहीं है, वरना मैं आपको चंदन लगाती आज होली के दिन। तो ये क्या है कि मैं अपना थोड़ा सेवा वेवा में लग गई। तो वहाँ लेस्टर के टेंपल में ना ग्राउंड फ्लोर पे बाबा की बड़ी मूर्ति है और फर्स्ट फ्लोर पे बाबा की 2 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं। एक बड़ी पेंटिंग है और एक बड़ी फ़ोटोग्राफ है, और उन दोनों पेंटिंग्स के नीचे ना एक गद्दी होती है। उस गद्दी पे फूल वूल रखे होते हैं। तो मैं जनरली वो गद्दियाँ साफ़ करती थी और पिछले कई टाइम से साफ़ कर रही थी, और उस गद्दियों के नीचे मुझे कभी कुछ नहीं मिलता था, खाली उसके ऊपर और आसपास जो फ्लावर्स थे मैं उनको उठाती थी और साफ़ कर देती थी उस जगह को। लेकिन उस दिन जब मैं वो गद्दी को साफ़ कर रही थी, एक गद्दी के नीचे मुझे एक चंदन का ब्लॉब मिला। मतलब लकड़ी नहीं, चूरा किया हुआ चंदन जो होता है ना, जिसको पेस्ट सा बनाया, वो थोड़ा ड्राइड पेस्ट था और वो ना उसके नीचे मिला। और मैं उसको देख के ना इतना हैरान हो गई कि मैं सुबह से कह रही थी कि बाबा अगर चंदन होता मैं आपको चंदन लगाती, और यहाँ पे चंदन था। मैं एकदम खुश हो गई। मैंने वो चंदन लिया, उसमें थोड़ा पानी डाला और मैंने कहा बाबा जल्दी से लगवा लो, अगर कोई होगा तो टोकेगा, मुझे लगाने नहीं देगा। फिर मैंने बाबा की दोनों पेंटिंग्स पे चंदन लगाया, और एक और जीने में एक पेंटिंग है उस पर चंदन लगाया, और ऐसे बाबा के साथ होली सेलिब्रेट करी। तो
उसी दौरान मुझे एक और मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए थे जो मुझे याद आ रहे हैं, मैं वो बता रही हूँ उसमें। जब मैं लेस्टर में ही थी तो एक दिन मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो बाबा के डिवोटी हो गए थे तब तक, मतलब वो काफ़ी बाबा से जुड़ चुके थे। तो वो बॉम्बे गए हुए थे यूके से, तो उन्होंने ना मुझे बताया कि ना उनके मामा जी ने एक बाबा की अंगूठी पहनी हुई थी। वो अंगूठी उनके मामा जी ने अपने हाथ से निकाल के भाऊजी को दे दी, और मतलब मेरे जीजा जी को दे दी। और वो बहुत ही खुश हो गए उस अंगूठी को देख के, क्योंकि वो बाबा की गिफ्ट थी, और बाबा के किसी डिवोटी को बाबा की कोई चीज़ मिले तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो बाबा के आशीर्वाद जैसा ही होता है और उस खुशी को बयान नहीं कर सकते। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मेरे पास भी बाबा का ना कुछ होना चाहिए, जैसे कोई निशानी होनी चाहिए परमानेंट सी। तो मैंने सोचा अच्छा मैं इंडिया जाऊंगी ना तो बाबा का कुछ खरीद लूँगी। फिर मेरे मन में विचार आया कि अरे खरीदना क्यों है, मतलब बाबा को तो मेरे पास आना चाहिए ना, मैं खरीदूँगी उसमें वो मज़ा नहीं है जो बाबा अपने आप मिलेंगे उसमें। तो मैंने कहा कि ठीक है बाबा, तुम अपने आप आओगे तो अच्छा होगा। फिर ये बात ऐसे ही ख़त्म हो गई। फिर जब मंदिर लेस्टर के टेंपल में उसके कुछ दिनों बाद या एक महीने बाद लेस्टर के टेंपल में एक अंकल थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने मुझसे एक दिन बोला, और वो इंडिया जाने वाले थे 2-3 साल के लिए। तो एक दिन वो मुझसे बोले कि तेरे एक चीज़ है जिस पे ना तेरा नाम लिखा है, और मैं पहले भी वो तेरे लिए लाया था लेकिन वो मैंने फिर अपनी पोती को दे दी, लेकिन अब मैं लंच ब्रेक में ना वो चीज़ तेरे लिए लेके आऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन जब मैं मंदिर गई और बाबा के दर्शन करी थी तो वो अंकल आए और उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटा सा पैकेट दिया, और तो मुझे ना कहीं ना अपने मन में लग रहा था कि ना मुझे आज बाबा का लॉकेट मिलने वाला है, पता नहीं क्यों लग रहा था। तो मैंने वो खोला और उसमें एक बहुत ही प्यारा सा बाबा का लॉकेट था, और उन्होंने मुझे बोला कि इसमें ना मैंने पंडित से प्राण प्रतिष्ठा भी करा दिया है। और वो लॉकेट ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अभी भी पहनती हूँ वो अपने गले में, और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना बाबा उसके साथ हरकत करके मुझे कुछ बताते हैं, मतलब अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं मुझे हमेशा। तो एक ही एक्सपीरियंस हुआ। फिर मुझे अभी फिर 2017 में मैं 2017 अक्टूबर में जब मैं यूके आ गई, उसके बाद ना मैं जिस प्रोफेसर का प्रोफाइल देख के यूके आई थी, वो प्रोफेसर मेरे आने के 2 महीने बाद, एक्चुअली अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया तो नवंबर या दिसंबर में वो प्रोफेसर मेरी यूनिवर्सिटी छोड़ के कोई और यूनिवर्सिटी पे चली गई। तो मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत ही दुखी हो गए कि अरे ये कैसे हुआ, अब कैसे होगा, मतलब कि इतनी अच्छी प्रोफेसर थी वो चली गई और उसके साथ मेरे अच्छे संबंध भी थे। तो हम बहुत दुखी हो गए, बट एनीवेज वो चली गई। तो उसके जाने के बाद 1 महीने बाद मेरे एक और प्रोफेसर ने हमारी क्लास में अनाउंस किया कि जिस यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर गई है उसी प्रोफेसर के अंडर एक पीएचडी की स्कॉलरशिप आई है, और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। तो मैंने कहा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं अप्लाई करूँगी। तो उस पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए ना एक प्रपोज़ल लिखना था, 3000 वर्ड का एक ऐसे लिखना था, और जनवरी 1 की वो डेडलाइन थी और दिसंबर में मुझे पता चला था। तो मेरे पास 1 महीना था वो प्रपोज़ल लिखने के लिए। तो वो ना 1 महीने के ना 15-20 दिन ऑलरेडी निकल गए थे और मेरे से ना कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था, और मैं रोज़ लिखने बैठती थी, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था। तो एक दिन मेरी बहन का फ़ोन आया, उसने पूछा तूने अपना प्रपोज़ल लिख लिया? मैंने कहा नहीं, मेरे से तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा, अब तो बाबा ही लिखेंगे। और मैंने ये कहा और उसके बाद मैं पढ़ने बैठी, और 3-4 दिन के अंदर ना वो पता नहीं कैसे एक प्रपोज़ल लिख के तैयार हो गया। मुझे नहीं पता आज तक वो कैसे लिखा, कैसे मुझे लिंक्स मिलते रहे और वो एक ऐसे तैयार हो गया 3000 वर्ड्स का। फिर मैंने ना वो अपने जीजा जी को भेजा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोफेसर हैं, उनको पढ़ने के लिए। तो जब उन्होंने पढ़ा, वो पढ़ के ना मेरी बहन के पास गए और बोले कि अरे ये तो इतना वंडरफुल प्रपोजल है, अगर जूही मेरे अंडर पीएचडी के लिए बोलती तो मैं तो उसको एकदम से ले लेता। तो जब उन्होंने, आज तक मुझे पता है कि वो प्रपोज़ल मैंने लिखा ही नहीं, उसका क्रेडिट मैं ले ही नहीं सकती, वो बाबा ने ही लिखा था मेरे लिए प्रपोज़ल, बिकॉज मुझे पता ही नहीं वो कैसे लिखे गए वो वर्ड्स। फिर वो मैंने प्रपोज़ल सबमिट किया। इवेंचुअली मुझे वहाँ से कॉल आया इंटरव्यू के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। मैंने इंटरव्यू दिया, प्रेजेंटेशन दिया, तो उसमें 2 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए, एक मैं और एक कोई और लड़की। इवेंचुअली विद बाबाज ग्रेस मेरे को वो स्कॉलरशिप मिल गई। जब स्कॉलरशिप मिल गई, मैंने अब नेक्स्ट ईयर 2018 में अपनी पीएचडी ज्वाइन कर ली, और मेरे ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद वो
जो मेरी प्रोफेसर थी वो उस यूनिवर्सिटी से भी चलेगी और किसी और यूनिवर्सिटी में चलेगी। तो इट वाज लाइक कि जैसे बाबा मेरी कहानी खुद ही रख रहे हों। उन्होंने मुझे लेस्टर में बुलाया और मेरे को एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का प्रोफाइल दिखाया। फिर वो प्रोफेसर कहीं और चली गई। फिर जहाँ वो गई उसी यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप आई, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हुआ। फिर जब मैं वहाँ पे सेट हो गई 2-3 महीने बाद वो प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी से भी चली गई। तो ये एक बहुत मतलब ये बस बाबा का ही करना था, ये बाबा की ग्रेस थी कि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलाई, क्योंकि स्कॉलरशिप के बिना तो मेरा एडमिशन हो ही नहीं सकता था। फिर उसके बाद मैंने 2018 में ज्वाइन किया। मेरे को और भी कई एक्सपीरियंसेस हुए, 2-3 और बड़े एक्सपीरियंसेस आपको बताती हूँ। 2019 में मैं बिगिनिंग ऑफ 2019 में घर आई थी। तो तब फिर मैं मम्मी पापा को सबको बोल के गई थी कि मैं दिवाली पे ज़रूर आऊँगी घर। लेकिन जब मैं यूके वापस गई तो मैं जब भी अपने प्रोफेसर के पास जाती थी छुट्टी मांगने के लिए, वो मुझे छुट्टी देते ही नहीं थे। मतलब मैंने 2-3 बार उनसे बात करी, उन्होंने हर बार मुझे मना कर दिया कि नहीं, तुम अपनी पीएचडी पे फोकस करो, तुम अभी घर नहीं जा रही हो। तो दिवाली पे मुझे घर जाना था और वो हो नहीं रहा था, तो ना मैं बहुत दुखी हो गई, बहुत ही ज़्यादा। फिर एक दिन मैंने बाबा से कहा कि बाबा अब तो मैं तभी जाऊँगी जब आप मुझे भेजोगे, जब तक आप नहीं कहोगे कि जूही तू जाए इंडिया, मैं जाऊँगी ही नहीं। फिर क्या हुआ, दिसंबर 2019 में मेरे भाई का फ़ोन आया कि हम ना फरवरी में ना दुबई चलते हैं 1 हफ़्ते के लिए, तुम्हें इंडिया आने के लिए तो छुट्टी मिल नहीं रही है 3-4 हफ्ते की, तुम अपने 1 हफ़्ते की छुट्टी ले लो, मैं मम्मी पापा यहाँ से आ जाएंगे और तुम यूके से आ जाना और हम 1 हफ़्ते टाइम स्पेंड कर लेंगे। पहले तो मैंने अपने भाई को हाँ बोल दिया, उसके बाद फिर ना मुझे लगा अरे बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप है, मैंने अपने भाई को मना कर दिया। लेकिन मेरे भाई ने ना ज़बरदस्ती हमारे टिकट्स करा दिए और मेरे प्रोफेसर्स ने मेरी छुट्टी भी सैंक्शन कर दी। तो फरवरी 2020 में हम लोग दुबई गए। तो दुबई पहुँचे तो मेरे पापा लैंड करने के बाद मेरे पापा की तबीयत ना बहुत ख़राब होने लगी, उन्हें बहुत शिवरिंग होने लगा। फिर इतनी ख़राब हो गई कि हम होटल पहुँचते ही पहले उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उनको ड्रिप चढ़ा। फिर हम वापस आए तो बाय द इवनिंग उनको बहुत ही सिवियर बैक पेन होने लगा और हम फिर अगले दिन फिर हॉस्पिटल लेके गए, उन्हें ऑर्थोपेडिक को दिखाया तो कुछ ऐसा डायग्नोज हो नहीं रहा था एंड ही वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। फिर थर्ड डे हमने डिसाइड किया कि हम वापस इंडिया जाएंगे। तो मेरे भाई ने कहा कि तुम तो यूके जाओ, मैं मम्मी पापा इंडिया जाएंगे और फिर हम देखते हैं वहाँ हम डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू कर देंगे। तो हम अपने होटल रूम में बैठे हुए थे, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं ही यूके जाके क्या करूँगी जब पापा की इतनी तबीयत ख़राब है, मैं भी इंडिया चलती हूँ। तो मैं, मेरे मम्मी पापा, हम सब इंडिया आ गए। फिर हमने यहाँ पे डॉक्टर्स को कंसल्ट करना शुरू किया, MRI वगैरह हुआ, लेकिन कुछ ना क्लियरली कुछ डायग्नोज नहीं हुआ। तो हम मेरे पापा को फिर फिजियोथेरेपी बता दी, तो वो फिजियोथेरेपी कर रहे थे, उन्हें थोड़ा आराम था लेकिन पेन तभी भी था उनके बैक में, फीवर जा चुका था। तो जब ये हो गया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मार्च 23 को मैं यूके वापस चली जाऊंगी। तो मैंने अपने टिकट्स बुक कराए, मैंने दिल्ली टू चेन्नई लिया, मुझे तिरुवन्नामलाई जाना था 4 दिन के लिए। तो मैं दिल्ली टू चेन्नई गई, चेन्नई से तिरुवन्नामलाई जाना था मुझे, और फिर तिरुवन्नामलाई से वापस चेन्नई आके यूके की फ़्लाइट बोर्ड करनी थी। तो जब ये पीरियड था, इसमें ना यूके में ना कोविड-19 बहुत फैल चुका था, मतलब काफ़ी रैपिडली फैल रहा था। तो मुझे इस बात की चिंता भी थी कि मैं वहाँ कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि मुझे लंदन से बस में लेस्टर जाना होता है और वैसे भी अपने आप वहाँ मैनेज करना पड़ेगा। तो आई वॉज अ लिटिल वरीड अबाउट इट, बट मैं इस बारे ना जाने का डिसीजन भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी कह रही थी कि तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। फिर मैंने इवेंचुअली जब तिरुवन्नामलाई में थी, घर से सब बोल रहे थे कि तुम मत जाओ और यूनिवर्सिटी बोल रही थी तुम आए, तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं नहीं डिसाइड कर सकती, तुम डिसाइड करो कि मुझे जाना है या नहीं जाना। तो मेरी 23 को फ़्लाइट थी, आई थिंक 22 या 21 को सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई टू द यूके। तो इस तरीके से बाबा ने मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले लिया और मैं तिरुवन्नामलाई से वापस दिल्ली आ गई। दिल्ली आ गई तो यहाँ पे मेरे पापा की तबीयत थोड़ी तो ठीक थी, फिर लॉकडाउन हो गया तो हम डॉक्टर्स को कंसल्ट भी नहीं कर सकते थे। फिर जुलाई में उनका पेन जो थोड़ा सही था वो एकदम से रीसर्फेस हुआ और बहुत तेज़ सिवियरिटी से रीसर्फेस हुआ।
तो फिर तब मेरे भाई ने और हमने डिसाइड किया कि अब तो हमें पापा को डॉक्टर्स के दिखाना ही पड़ेगा। तो इस बार हम ना स्पाइन कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन्स के पास गए। हमने एक को कंसल्ट किया, दो तीन डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, फिर एक चौथा डॉक्टर, बहुत सीनियर डॉक्टर है दिल्ली में, उसे कंसल्ट किया। तो हमसे उनसे ना मंडे को मिलने गए। उन्होंने कहा कि आप वेडनेसडे नाइट को एडमिट हो जाओ और थर्सडे को मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा, आपका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग थोड़ा स्ट्रेस में आ गए, बट क्योंकि ऑपरेशन कराना ही था तो कराना था, तो हम वेडनेसडे नाइट को एडमिट हो गए। तो जब मैं और मेरे भाई मेरे पापा को लेके गए हॉस्पिटल रात को वेडनेसडे को, तो जिस फ्लोर पे, आई थिंक उनका रूम सेकंड फ्लोर पे था, तो सेकंड फ्लोर का लिफ्ट का जैसे गेट्स खुले, सामने मैंने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, और उस छोटे से मंदिर में ना एक बाबा की मूर्ति है और बाबा की फ़ोटो है, और गणेश जी भी थे और भी थे, लेकिन वहाँ पे बाबा थे। बाबा को देख के ना मेरे मन को इतनी राहत मिली, क्योंकि हम सब बहुत स्ट्रेस थे, बहुत क्रिटिकल मेजर स्पाइन सर्जरी था पापा का, कैसा होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन बाबा को देख के ना मुझे लगा कि वी आर एट द राइट प्लेस। फिर पापा की सर्जरी हुई, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन का टाइम था। ही केम होम और ही वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन, और उनकी तबीयत भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती थी। बट इस सारे टाइम में ना हमें अगर कोई सहारा था वो सिर्फ बाबा का था। मैं आपको बता ही नहीं सकती कि हम कैसे कैसे अटक जाते थे। मतलब बाबा को हॉस्पिटल से घर लेके आना था, और हमें समझ में नहीं आ रहा था हम बाबा को गाड़ी में लाएं, एम्बुलेंस में लाएं, एम्बुलेंस में उसका सैनिटाइजेशन होगा या नहीं होगा, हम कैसे करेंगे। घर आके पापा को ड्रिप चढ़ना था, तो हमें मेल नर्स नहीं मिल रहा था, कैसे वो मेल नर्स आया जिस दिन हमें ज़रूरत थी। मतलब हर काम जहाँ हम अटक रहे थे ना, बाबा की ग्रेस से ना वो होता जा रहा था। और अगर बाबा नहीं होते ना, तो मैं बता नहीं सकती कि हम वो फेज़ को कैसे, हाउ वी कुड हैव कम आउट ऑफ दैट फेज़। आई स्टिल कैन नॉट फैथम। और उसी दौरान ना बाबा ने मेरे को ना, और ये जब मेरे साथ ये इमोशनल हो रहा था, तब बाबा ने मेरे को ना स्पिरिचुअली भी बहुत गाइड किया। ऐसा था कि मेरा भाई 5 दिन उस सर्जरी के टाइम पे ना, वो तो हॉस्पिटल रहता था सुबह शाम। मैं घर से जाती थी खाना वाना भाई का लेके सुबह, और रात को शाम को वापस आ जाती थी। तो मैं क्योंकि सुबह मुझे 7:30-8 बजे तक निकलना होता था, मैं 3-3:30 बजे उठती थी, अपना फ्रेशन अप होती थी, फिर बाबा की आरती करती थी, मम्मी इतने खाना बनाती थी, और फिर मैं लेके जाती थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि ना मैं एक दिन ना रात को 3-3:30 बजे उठ के ना बाबा की फ़ोटो अपने रूम में जो है वो देख के ना बहुत रो रही थी पेंटिंग। और मैं कह रही थी कि बाबा ये कैसे होगा, कैसे करेंगे। मुझे बहुत भय भी था कि पापा को, मतलब कि पापा की लाइफ के लिए बहुत भय था, वो चल पाएंगे या नहीं उसका भय था, और हम कैसे मैनेज करेंगे इसका भय था। तो मैं रो रही थी। तो बाबा ने मुझसे कहा, तू जिसके लिए रो रही है तू वो है ही नहीं। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक उसका कॉन्टेक्स्ट, जब उन्होंने मुझे ये बोला, ये इसका कॉन्टेक्स्ट भी मुझे समझ में आया। बाबा ने मुझसे ये कहा कि मैं किस लिए रो रही हूँ, मैं एक बॉडी और माइंड के लिए रो रही हूँ। मतलब मेरे पापा एक बॉडी और एक शरीर हैं और एक मस्तिष्क है, मैं उनको वो शरीर समझती हूँ, और मैं अपने आप को भी ये शरीर समझती हूँ। तो उन्होंने कहा तू जिसके लिए रो रही है, मतलब मैं तू अपने फादर के लिए रो रही है ना, तो वो एक बॉडी और माइंड है, और ना तू जो रो रही है वो भी बॉडी माइंड है। जब ये बाबा ने मुझे बोला ना, तो इसमें इतना तर्क था ना, इतना लॉजिक था कि फिर ना मेरे को रोना ही नहीं आया। मतलब मेरा रोना उस दिन के लिए ना बंद हो गया। मतलब उसके आगे मैं फिर कुछ बोल भी नहीं पाई, और मेरा रोना बंद हो गया। खैर, वो सर्जरी से हम बाहर निकले, तो दिसंबर में फिर मेरी मम्मी को कोविड हो गया। शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, और घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं थी, तो सारा काम मेरे ऊपर आ गया। तो जब मम्मी का पता चला कि मम्मी को कोविड हो गया, और तो मैंने सुबह बाबा को बोला, बाबा मुझे ना स्ट्रेंथ देना कि आई शुड बी एबल टू गेट थ्रू ऑल दिस। और मैं आपको बता नहीं सकती, वो जब 8 दिन मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी, आई नेवर फेल्ट टायर्ड। आई डोंट नो वॉट, मतलब कुछ मुझे ना हमेशा चलाता रहा। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कपड़े, सफाई, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं, लेकिन सब कुछ ना बाबा मुझसे कराते गए, और ना होता गया। मतलब मुझे एक दिन भी ये नहीं लगा कि मैं ना थक गई हूँ। ये हुआ। फिर मेरा भाई का कोई पर्सनल सिचुएशन था, उसका शादी होना था, मार्च में उसका शादी हो गई। अब तो मैं, देखा जाए तो कहाँ तो मैं आना चाहती थी जब बाबा ने मुझे भेजा नहीं, और फिर जब बाबा ने मुझे भेजा तो बाबा ने इतने सारे, ही मेड श्योर दैट आई वाज देयर व्हेन द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फैमिली में हो रहे थे। मेरे पापा की सर्जरी, मेरी मम्मी का हॉस्पिटलाइजेशन, मेरे भाई की शादी।
अगर मैं यहाँ इंडिया में नहीं होती तो मैं इस किसी भी इवेंट में नहीं होती, और मैं वहाँ पे यूके में बैठ के बहुत दुखी होती, क्योंकि मुझे लगता कि इतना सब कुछ मेरी फैमिली के साथ हो रहा है और मैं यहाँ यूके में हूँ और मैं उनकी कुछ हेल्प ही नहीं कर सकती। इसी दौरान इसी पीरियड में मतलब जब से कोविड आया तब मैं अपने जिस रूम में यूके में रहती थी मैं वहाँ का रेंट पे कर रही थी। तो एक दिन बाबा ने मेरे बहन को बोला कि जूही से बोलो कि वो अपना सारा सामान वाइंड अप कर लेगी। तो मैंने लेकिन ना बाबा ने ये बोला तो ये करना तो था, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो गई क्योंकि मैं तो इंडिया में थी, मेरा सामान कौन वाइंड अप करेगा वहाँ पर। तो बाबा ने और मेरी बहन को ये भी बोला कि जूही से बोलो कि एक उन्होंने अमाउंट बताया कि ये अमाउंट मंदिर में दान करेगी और ये अमाउंट का जो भी उसका सामान रखेगा उसके लिए शिरडी से या बाबा के मंदिर से कुछ लेके जाएगी। लेकिन अभी क्वेश्चन ये था कि मेरा सामान कौन पैक करेगा और उसे रखेगा कौन। तो मैं अपनी एक फ्लैट में थी, उसे ऐसे ही बता रही थी कि मेरा तो डिले हो रहा है। तो मेरी फ्लैट मेट को ना अगस्त 17 को या जुलाई 17 को वापस इंडिया आना था क्योंकि उसका कोर्स ख़त्म हो रहा था। तो उसने मुझे फ़ोन पे पूछा कि क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारा सामान पैक कर दूँ। तो मैंने कहा आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर तुम मेरा सामान पैक कर सकती हो। तो उसने एक दिन में मेरा सामान बहुत अच्छे से पैक कर दिया, वो पैक हो गया। फिर अब नेक्स्ट टेंशन आया कि ये सामान रखना क्या है, तो कहाँ है। तो मैंने कहीं स्टोरेजेस में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपको पर्सनली आना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा और तब हम तुम्हारा सामान रखेंगे, और वो स्टोरेज फैसिलिटी भी बहुत एक्सपेंसिव थी। तो ये एक टेंशन हो गई मेरे दिमाग में कि कैसे होगा ये। फिर एक दिन मेरी जो फ्लैटमेट थी जो मेरा सामान पैक करके जिसने रखा था वो यूके में हमारे घर के आगे खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे जिस लेन में मैं रहती हूँ वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहते हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन जो सत्य साई बाबा के भक्त हैं। तो मेरी कभी उनसे साई राम होती थी। तो उन्होंने मेरी फ्लैटमेट से पूछा कि जूही कहाँ है। तो मेरी फ्लैटमेट ने उन्हें बताया कि जूही तो यूके में है लेकिन उसका सामान मेरे पास है और मेरी तो 17 जुलाई या अगस्त को मेरी फ़्लाइट है और हमें पता नहीं हम उसके सामान के साथ क्या करें, और ये 2 या 3 दिन पहले है उसकी फ़्लाइट जाने से। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हम उसका सामान रख लेंगे। तो मेरी फ्लैटमेट गई, उसने मेरा सामान सारा उनके घर पे रख दिया। तो ये एक और बड़ा एक्सपीरियंस था। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं इंडिया में हूँ, मेरा सारा सामान यूके में है, तो किसी और ने मेरा सामान पैक किया, फिर किसी और ने अपने घर में रख लिया, और मैं यहाँ इंडिया में हूँ। फिज़िकली भी मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैंने उन अंकल आंटी को एक बार फ़ोन किया और थैंक यू बोला, बट मैंने और कुछ नहीं किया। तो ये भी एक बड़ी लीला थी बाबा की मेरे साथ, मतलब बाबा की ग्रेस ही है। एक और इंसिडेंट मैं बताती हूँ, अभी रिसेंटली जब हुआ, हमारे घर के बगल में जो पार्क है वहाँ कभी कभी मैं हमारी जो लिटर हो जाती है वो सुबह फेंकने जाती हूँ और पक्षियों के लिए दाना वगैरह कुछ लेके जाती हूँ। तो एक दिन मैं वो पक्षियों का दाना डालने के लिए जा रही थी पार्क में। तो पार्क की एंट्रेंस में ही लेफ़्ट साइड पे ना एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे मेरी ना, मैं वैसे तो उधर देखती नहीं हूँ बट पता नहीं क्यों उस दिन मेरी नज़र गई। तो उस दिन नज़र गई तो ना मुझे वहाँ पे ना एक बाबा की ना छोटी फ़ोटो दिखाई दी जो रखी हुई थी। तो मैं अपनी धुन में थी, मैंने कहा हेलो बाबा, ऐसे अपने मन में बोला और मैं आगे चली गई। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा की फ़ोटो वहाँ पे क्या कर रही है। क्या बाबा के पास कोई घर नहीं है। फिर मैं ना ये इसी उधेड़ मतलब मैं यही सब सोच रही थी। तो फिर मैंने कहा अगर घर लेके जाऊंगी तो ये होगा कि तुम कुछ भी उठा के लेके आती हो बाहर से, कोई ऐसे ही पेड़ के नीचे रख के गया होगा, तुम क्यों लेके आई हो घर पे। फिर ऐसा ही सोच रही थी तो ऐसा ये थॉट बाबा का ही होगा, मेरे को ऐसा थॉट आया कि अगर तुम्हारे नाना जी हैं वो कहीं खो जाते हैं और तुम्हारी मम्मी कहीं जा रही है और तुम्हारे नाना जी एक पेड़ के नीचे तुम्हारी मम्मी को मिलते हैं, क्या कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे नाना जी को घर नहीं लाएंगी। जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया तो आई रियलाइज़ कि हाँ मेरे को बाबा को घर लेके जाना चाहिए। तो मैं बाबा की वो फ़ोटो घर लेके आ गई। फिर उसके बाद थोड़ा मेरे घर मेरे भाई और मेरी मम्मी को, मतलब वो दे कैन नॉट रिलेट टू बाबा, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बाबा के साथ बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके उतने नहीं हैं तो उनको ये इमोशन इतना समझ में ही नहीं आएगा। ये फर्स्ट फ़ोटो आने के बाद कुछ दिनों बाद या 15-20 दिन या 1 महीने बाद मैं बहुत दिनों से लिटर फेंकने नीचे गई नहीं थी। मैं ज़्यादातर घर पे ही रहती थी। तो उस दिन ना पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ही फेंकने जाना पड़ा। मैं फेंकने गई और मैं उस पेड़ की तरफ अगेन उसी पेड़ की तरफ ज़्यादा देखती नहीं हूँ। उस दिन फिर मेरी नज़र गई तो वहाँ पर मैंने देखा एक पॉलीथीन बैग में एक पीछे ना कर एक मूर्ति सी है छोटी, और भी उसमें नीचे कुछ और मूर्तियाँ थी, और वो जो ऊपर की तरफ की मूर्ति है ना वो पीछे ना जैसे बाबा का स्ट्रक्चर होता है ना मूर्ति का, वैसा लग रहा है। तो मैंने कहा हैं ये बाबा तो नहीं है। खैर मैं पक्षी को दाना डाल के वापस आई तो मैंने ना देखा उस पॉलीथीन बैग में वो अगेन एक बाबा की मूर्ति थी।
तो फिर कोई लेडी वहाँ, मैंने ना वो मूर्ति वहाँ से ले ली क्योंकि मेरा मन नहीं माना कि बाबा को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो एक लेडी भी थी, तो वो मुझे देखने लगी कि ये क्या कर रही है। मैंने कहा हाँ बाबा की मूर्ति है, मैं बाबा की भक्त हूँ, बाबा को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो मैं अगेन बाबा को घर पे ले आई। तो ऐसे मुझे 2 बाबा मिले। फिर मैंने अपनी बहन को बताया, तो उसने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे को ना 3 मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं तीसरे का ना वेट करी थी। कभी मंदिर जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन आए नहीं, वो नहीं थे। फिर एक दिन मैंने बाबा को कहा बाबा तीसरे बाबा कहाँ हैं, इतने दिन हो गए, कहाँ हो, आए क्यों नहीं अभी तक। फिर उसके ही 1-2 दिन बाद एक पार्सल आया मेरे नाम पर। तो पार्सल ना ऐसे ही छोटा सा था, वो बाहर रखा हुआ था। फिर मैंने उसे उठा के नीचे रख दिया, बट आई वॉज कन्फ्यूज कि क्यों आया, क्योंकि मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं था। तो बाद में ना फिर मैं अपना बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तो एकदम से मुझे लगा वो पार्सल, मुझे ध्यान आया। तो मैंने बाबा से अपने मन में कहा कि बाबा तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट भेजा है क्या। तो मैं गई, मैंने खोला तो उसमें एक और बाबा की फ़ोटो थी। तो ये एक और एक्सपीरियंस था। इस तरीके से मेरे को बाबा के 3 फ़ोटो मिले। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और अगर बाबा चाहेंगे तो दोबारा और भी शेयर करूँगी। बट मैं बहुत आभारी हूँ बाबा की कि वो मेरे जीवन में आए, मेरे अंदर उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए। और मुझे बाबा से प्रेम भी नहीं था, मुझे प्रेम करना भी बाबा ने ही सिखाया है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बाबा फॉर एवरीथिंग। एंड आई होप मैं बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे चलूँ और बाबा की बहुत अच्छी भक्त बनूँ। मतलब ऐसी बनूँ जिससे बाबा कहें कि हाँ ये मेरी भक्त है, इस लायक है, मेरे भक्त कहलाने के लायक है। बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है और बाबा से प्रार्थना है। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस था, लेकिन बाबा की बात करना शुरू करो तो रुकता ही नहीं है, मन ही नहीं करता रुकने का। मैं जहाँ भी शुरू जाती हूँ वहाँ शुरू हो जाती हूँ। और कभी कभी मेरी मम्मी कहती है तो सबको इरिटेट करती है, सबको फेथ नहीं होता, बट मैं क्या करूँ, वो मन से ही आती हैं बातें। इसीलिए थैंक यू सो मच। ओम साई राम।